आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी चैनल को। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ को जो है ध्यान में रखते हुए। तो आषाढ़ का एक दिन के नाटककार हैं मोहन राकेश, और ये जो है 1958 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1958 में लिखा गया था। 21 अप्रैल 1958 में के बीच लिखा गया था। प्रकाशन कब हुआ था? जून 1958 में। इसमें कुल कितने अंक हैं? इसमें कुल जो है 3 अंक हैं, ये ध्यान में रखें। दृश्य एक मल्लिका के घर का है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नाटक के अंदर मल्लिका के घर का दृश्य जो है वर्णन है, तो आप तुरंत ही जवाब दे देंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंदर मल्लिका के घर का वर्णन देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। मतलब 3-4 नाटक का नाम दे करके आपको पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत ही लाभप्रद मटेरियल्स मिलेंगे। तो आप बोल देंगे कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जा सकता है। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। तो आपको पूछा जाए कि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित नाटक का नाम कौन सा है, तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं का प्रस्तुत किया गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अभी के समाज के साथ तुलनात्मक ढंग से इस नाटक को लिखा गया है। इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश। कब लिखा गया था? 1958 में। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं नाटक के पात्र। नाटक के पात्र में से पहले पुरुष पात्र के ऊपर नज़र देंगे। पहले में है कालिदास, दूसरे में है दंतुल जो कि राजपुरुष है, उसके बाद है मातुल जो कि कवि मातुल है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा कि मातुल कवि मातुल है। निक्षेप जो कि ग्राम पुरुष है। विलोम ग्राम पुरुष कालिदास के बचपन का मित्र लखनायक है। अनुस्वार जो कि अधिकारी है। अनुनासिक जो कि अधिकारी है। इस तरह से प्रमुख पात्र के ऊपर हम नज़र दी। उसके बाद है स्त्री पात्र। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा मल्लिका की माँ है, ये ध्यान में रखें। मल्लिका अंबिका की पुत्री कालिदास की प्रेयसी नायिका है, इसको भी ध्यान में रख कर के चलें। रंगी रणी जो कि नागरी है। संगिनी जो कि नागरी है। प्रियंगु मंजरी जो कि राजकन्या कवि पत्नी कालिदास की पत्नी और सहनायिका है। इस तरह से प्रमुख स्त्री पात्र के ऊपर हम नज़र दिए, और आप सभी को इसको एक बार पढ़ कर के ही छोड़ देना नहीं है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर ऐसा लगे कि हम मेरे को फिर से भी ये वीडियो देखना चाहिए तो आप निश्चिंत रहे, ये वीडियो आपको यूट्यूब में मिलता रहेगा।
उसके बाद हम नाटक के प्रतीक योजना के ऊपर बात करते हैं। नाटक के प्रतीक योजना के अंदर जो कि कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। मोहन राकेश जी ने कालिदास को अत्यंत ही सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक बना करके इस नाटक के अंदर प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद मल्लिका जो कि कालिदास की आस्था का प्रतीक है। ये पूछा जा सकता है कि कालिदास का आस्था का प्रतीक कौन है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आप जो है इम्पोर्टेंट मार्क करके रखें। उसके बाद घायल हरिशाबक जो कि कालिदास की कोमल भावना और संवेदनाशीलता का प्रतीक है, इसको भी ध्यान में रखें। और उसके बाद हम देखेंगे दृश्य योजना के ऊपर एक नज़र देते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में एक ही दृश्य है और वह मल्लिका के घर का है। ये मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आषाढ़ का एक दिन नाटक में एक ही दृश्य है और वह मल्लिका के घर का है। दूसरे और तीसरे अंक में दृश्य योजना में सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ है कि पलंग पर बिछा चादर कुछ ज़्यादा फट गई है और 2 दीपकों के स्थान पर एक दीपक रह गया है। इसको भी ध्यान में रखें, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। दृश्य विधान बेहद सरल है, जिसे आयोजित करने में निर्देशक को कोई समस्या नहीं होती। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आप इस स्लाइड को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मान करके चलें। अभी का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बन चुका है वो बहुत ही एमसीक्यूज़ बेस बन चुका है, तो बहुत ही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आषाढ़ का एक दिन का मंचन के ऊपर हम बात करेंगे। मंचन किस तरह से हुआ है। पहला मंचन जो है अनामिका कलकत्ता में हुआ था। निर्देशक थे श्यामानंद जलान जो कि 1959 में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है, इब्राहिम अल काफ़ी जो कि 1962 में इसको जो है मंचित किए थे। थिएटर यूनिट जो कि बम्बई में स्थापित किया गया है। निर्देशक सत्यदेव दुबे 1964 में इसको जो है स्थापित कर मतलब इसका मंचन फिर से होता है। उसके बाद प्रयाग रंगमंच इलाहाबाद जो कि निर्देशक हैं सत्यव्रत सिंध 1964 ईस्वी में इसको जो है क्या करते हैं, मंचन करते हैं। रंगवाणी कानपुर जो कि निर्देशक आसित डेनियल्स जो कि 1967 ईस्वी में इसको मंचन करते हैं। उसके बाद दिशांतर नई दिल्ली, उसके प्रकाशक निर्देशक हैं ओम शिवपुरी 1973 ईस्वी में इसको जो है मंचन करते हैं। और उसके बाद रूपांतर गोरखपुर में इसको जो है मंचन किया जाता है। निर्देशक हैं गिरीश रस्तोगी 1974। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलें और आगे की ओर चलते हैं और नाटक का सारांश के ऊपर हम बात करते हैं। नाटक के सारांश के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इस नाटक हम पहले ही जान चुके हैं कि यह एक ऐतिहासिक नाटक है। कथा का आरंभ आषाढ़ की मूसलाधार वर्षा से प्रकृति के सुंदर वातावरण में होता है और इस नाटक की नायिका गांव की बाला मल्लिका वर्षा में खूब भीगकर और प्रेम से पुलकित होकर अपने घर आती है। उसके बाद मल्लिका की विधवा माँ अंबिका अपनी पुत्री को भीग कर आते देखकर उसके प्रति अधिक अनुराग होने के कारण क्रोधित होती है। हम जानते हैं कि जो जितना आपको प्रेम करता है वो उतना ही आपके ऊपर क्रोध प्रकट करता है। कालिदास इस नाटक का नायक है। वह अपने मामा जी मातुल के यहाँ रहता है।
वह भावना संपन्न एवं प्रकृति प्रेमी है। कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से प्रेम के अनुरक्त हैं, और प्रेम के अनुरक्त मतलब वो उन दोनों प्रेम करते हैं। मल्लिका का कालिदास के साथ पर्वतमालाओं में घूमना अंबिका को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि अंबिका अपनी बेटी को लोक निंदा का कारण कालिदास को मानती है, अतः वह उसे पसंद भी करती नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अंबिका है, नहीं मल्लिका है, वो कालिदास के साथ जो है इधर उधर घूमती है, लेकिन उसके माँ उसको जो है मना करते हैं कि इस तरह से बर्ताव करना अच्छा नहीं माना जाता। और आगे की ओर देखते हैं इस नाटक के अंदर, और सारांश को हम देखते हैं, अच्छी तरीके से सारांश को जो है पहचानने की कोशिश करते हैं। अंबिका अपनी पुत्री का विवाह कहीं दूसरी ओर करवाना चाहती है, लेकिन माँ के विवाह संबंधी विचारों से मल्लिका सहमत नहीं होती, और क्योंकि वह कालिदास से प्रेम करती है, साथ ही वह स्वतंत्रता प्रेमी थी। उसके बाद माँ के समान मल्लिका के मन में कालिदास के प्रेम को लेकर बदनामी का कोई भय नहीं होता है। वह अपनी माँ के वचनों की भी कोई चिंता नहीं करती है। मल्लिका अपनी माँ की भावनाओं को समझती है। कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखर की मनोहारिणी छटा को निहार कर मुग्ध हो गए थे, और वह ग्रामीण बालक अपने शैशव काल की चिर संगिनी मल्लिका के साथ उस सुहावनी ऋतु की शोभा देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। समीपवर्ती प्रदेश में सहसा एक मृग शावक को किसी बाधिक ने बाणों से विद्ध कर दिया। मृग शावक की दयनीय दशा देखकर कालिदास का करुणमय हृदय द्रवित हो उठा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, और उस आहत मृग शावक को अपने पृष्ठ कंधों पर रखकर वो अपनी चिर परिचित ग्रामीण बालिका मल्लिका के घर ले गए। उसके बाद क्या होता है, अंबिका अपनी पुत्री का विवाह कहीं दूसरी ओर करवाना चाहती है, लेकिन माँ के विवाह संबंधी विचारों से मल्लिका सहमत नहीं होती, क्योंकि वह कालिदास से प्रेम करती है, साथ ही वह संपन्नता प्रेमी है। माँ के समान मल्लिका के मन में कालिदास के प्रेम को लेकर बदनामी का कोई भय नहीं है। वह अपनी माँ के वचनों की भी कोई चिंता नहीं करती है। मल्लिका अपनी माँ की भावनाओं को समझती है। कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखर की मनोहारिणी छटा को निहार कर मुग्ध हो गए थे। वह ग्रामीण बालक अपने शैशव काल की चिरसंगिनी मल्लिका के साथ वह सुहावनी ऋतु को भी शोभा देकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। ये हम देख चुके थे। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, वो मृग शावक को मल्लिका के घर ले गए थे, ये हमने देखा था। उसके बाद क्या होता है कि मल्लिका और उसकी वृद्ध माता अंबिका को आनंद के साथ परम विस्मय भी हुआ, और कालिदास अपनी प्रिय ग्राम्य भूमि और चिर संगिनी मल्लिका का त्याग नहीं करना चाहते थे, पर मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने उज्जैनी जाना स्वीकार कर लिया। नाटककार ने कौशल से इस स्थल पर कालिदास के बाल्यकाल की विषम परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। मल्लिका कहती है, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है मातुल।
कवि मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है, उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है। आगे की ओर ऐसा होता है कि यही मल्लिका की माता अंबिका का एक प्रकार से भविष्यवाणी करती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किसका है, किसने जो है भविष्यवाणी की थी, यह पूछने से आप जो है आंसर दे सकते हैं। इस निमंत्रण का प्रभाव कवि कालिदास पर विलक्षण ही पड़ा और उसके बाद वो तो काली मंदिर में उपासना मग्न हो गए और राज सम्मान की उन्हें लेस मात्र की अभिलाषा ना थी। वो अपने ग्रामीण जीवन के सुखमय साहचर्य से वंचित नहीं होना चाहते थे, किंतु मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने राज सम्मान को स्वीकार कर उज्जैनी को प्रस्थान किया। उसके बाद मल्लिका से परिणय की आशा लगाने वाला विलोम कालिदास की विदा पर माता अंबिका से वार्तालाप करता है। वह कालिदास के साथ वार्तालाप करके यह स्पष्ट करा लेना चाहता है कि कालिदास का अकेले ही उज्जैनी जाना कहाँ तक उचित है। वो अकेले उज्जैन जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर प्रश्न उठ जाता है। इस अवसर पर मल्लिका और विलोम के वार्तालाप से यह संकेत मिलने लगता है कि माता अंबिका के ही प्रोत्साहन से विलोम अंबिका के साथ प्रणय सूत्र में बंधने की आशा कर रहा था, किंतु मल्लिका उसे एक अनचाहे अतिथि के रूप में ही स्वीकार करना चाहती थी। लेकिन कालिदास उज्जैनी को प्रस्थान करते हैं, किंतु उनका हृदय जैसे वोजिल हो जाता है। उस समय उनके हृदय भार को हल्का करते हुए मल्लिका कहती है, विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से वंचित नहीं हो पाओगी। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगी और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूँगी। जब भी मैं तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़ करते हुए मेघों में घिर जाया करूँगी। इस तक जो है आपने देखा। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। कालिदास की प्रस्थान बेला में मल्लिका ने नेत्रों से अश्रुधारा उमड़ने लगती है, तो माँ की गोद में मुंह ढक वह बैठ जाती है। उसके बाद यही प्रथम अंक समाप्त। कालिदास उज्जैनी की राजसभा में सम्मानित होकर काव्य रचना में व्यस्त हो जाता है और उनकी काव्य प्रतिभा पर रीझ कर राजा ने अपनी कन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह कर दिया। यहाँ पे याद रखें, राजा ने प्रियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह कर देते हैं और उन्हें कश्मीर का शासक नियुक्त किया जाता है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट बना करके रखें। जो अब तक इस वीडियो के साथ बना होगा उसको पता ही चल गया होगा। उसके बाद कालिदास के साथ राज वैभव चला। मार्ग में प्रियंग मंजरी कालिदास के ग्राम का दर्शन करते हुए गई। उसने मल्लिका के जर्जर गृह की यात्रा की और नवीन रूप देने का प्रयास किया, किंतु मल्लिका ने यह स्वीकार नहीं किया। प्रियंगु और मल्लिका का इस अवसर पर वार्तालाप बड़ा ही प्रभावोत्साहक है।
और उसके बाद प्रियंगु मल्लिका से कहती है, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी रंगीनी रही हो। उनकी रचनाओं में तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। प्रियंगु मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने के लिए बाध्य करना चाहती है, किंतु मल्लिका किसी प्रकार साथ जाने को तैयार नहीं होती। नवीन भवन बनाने के आग्रह को यह कहकर टाल देती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मतलब जो प्रियंगु मंजरी थी, कालिदास की पत्नी, वो मल्लिका का घर तुड़वाकर नया बनाना चाहती है, लेकिन ये बनाना इस तरह का आप मत कीजिए, इस तरह का संवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रामीण युवक विलोम के मनोभावों के द्वारा नाट्यकार ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति को अभिव्यंजित करना चाहते हैं। नाटककार का क्या आशय है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। विलोम नगरवासियों का परिहास भी करता है और उनके वैभव पर चकित भी होता है, यह इम्पोर्टेंट है। और आगे वह मल्लिका के घर में बैठकर राजपुरुषों को समीप से देखना चाहता है, लेकिन यह संभव हो सकता है क्या? उसे आशा है कि कश्मीर के मनोनीत शासक, उसके पुराने सखा राजकवि कालिदास आज मल्लिका के आवास पर अवश्य पधारेंगे। लेकिन यह कितना दूर सत्य हो सकता है? मल्लिका का बार बार विलोम को चले जाने का आदेश देती है, किंतु वह अपने संकल्प पर दृढ़ है। और पर यहाँ पे क्या होता है कि कालिदास आते ही नहीं। अब क्या होगा, आगे की ओर देखते हैं। कालिदास जब नहीं आते, माता अंबिका मल्लिका को समझाती हैं कि कालिदास का इस जर्जर घर में आना आश्चर्यजनक घटना होगी, कारण अब जो है वो कश्मीर के राजा बन चुके हैं। उसके ना आने में आश्चर्य कहाँ। वह कहती है, अब भी रोती है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मल्लिका उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सिसकती रहती है। नाटक का द्वितीय अंक यहीं समाप्त हो जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण कथन जो है साबित होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये आईएमपी बना करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। उसके बाद कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और कश्मीर में विद्रोह शुरू होता है। अब कश्मीर के राजा कालिदास हैं। शत्रुओं से घायल एक सैनिक मल्लिका ग्राम स्थित कवि मातुल को सूचना देता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया है। यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मल्लिका इसे स्वीकार नहीं करती और कालिदास के ग्रंथ का स्वाध्याय करती रहती है। उज्जैनी के व्यवसायियों के माध्यम से वह कालिदास के सभी ग्रंथ को मंगाकर पढ़ती है। कौन? मल्लिका। उसके बाद उस उज्जैनी के व्यवस्थितियों ने मल्लिका को यह भी बताया कि कालिदास पर वारंगना प्रेम का अपवाद लगा है। वारंगना का अर्थ होता है वेश्या। तो आषाढ़ के वे ही दिन थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी, उसी प्रकार मेघ गरज रहे थे, बिजली धमक चमक रही थी। इसी समय राजकीय वस्त्रों में परंतु क्षत विक्षत से कालिदास मल्लिका के गृह में प्रविष्ट होते हैं। मल्लिका चकित रह जाती है।
इस तरह से यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जो है अपने मन मस्तिष्क में बनाए रखें। इस तरह से कालिदास के आने के साथ साथ ही यह नाटक का समाप्ति भी हो जाता है। और आगे की ओर देखते हैं कि नाटक के महत्वपूर्ण कथन सिर्फ जो है हम आज 5 ही कथन देखेंगे। आपको